ठीक है भाई, यहाँ तक के क्लियर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का देखें, असाइनमेंट का कोड हमने कर लिया। अब सिर्फ कितना सा कोड रहता है हमारे पास, सिर्फ इतना सा कोड रहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के कोड को हमें समझना है। सही है। अब देखें हमारा कितना काम हो गया। हमारा सिर्फ अभी ये वाला काम हुआ है कि हमने एक एरे बना लिया और उस एरे को किसी भी सी शार्प में क्या होता है कि ये तो कहीं भी इसको जगह मिलेगी ये स्टोर करवा देगा, लेकिन असेंबली में जो हमने ये काम किया है कि इस एरे को हमने x 100 लोकेशन पे स्टोर करवाया है और उसके इंडेक्स 0 पे ये वैल्यू दी है, इंडेक्स 1 पे ये दी है और फला फला ऐसे 10 वैल्यूज दे दी। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो कहानी है वो बेसिकली जो मैंने की है वो ये वाली की है कि अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि भाई एरे के अंदर जो पहला एलिमेंट था वो बाय डिफॉल्ट हमने असाइन कर दिया मैक्सिमम को भी, और जो एरे के अंदर जो पहला एलिमेंट 0 इंडेक्सिंग पे था वो मिनिमम को भी असाइन कर दिया। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा था, इसके लिए मैंने यहाँ पर यहीं पर डिक्लेयर कर दिया था कि भाई ऐड कर दो मैक्सिमम जो मैंने वेरिएबल लिया था, सही है, या मिनिमम जो मैंने वेरिएबल लिया था। तो मिनिमम के लिए मैंने x27 का वेरिएबल ले लिया, यानी रजिस्टर ले लिया। उसमें मैंने कौन सी वैल्यू ऐड करवा दी, मैंने हार्ड कोडली यूज किया कि भाई ऐड आई की इंस्ट्रक्शन लिखी, ऐड आई के बाद यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि भाई x27 पे इस एरे की ये वाली वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर एक, जिसकी वजह से मुझे ये होता है कि सर मेरी डिटेक्शन ना कर दें, मैंने क्या किया, जब सर ने देखें, मैंने तो ये सोच के किया ना कि सर ने कहा था कि भाई हार्ड कोडली वैल्यू लो, अपनी मर्जी से रैंडम वैल्यू ले लो, सही है, और उस रैंडम वैल्यू से, तो इस एल्गोरिथम के थ्रू जो हमने सी शार्प का जो एल्गोरिथम लिया है, इस एल्गोरिथम के थ्रू एक वेरिएबल कोई भी रजिस्टर ले लो, दूसरे वेरिएबल भी कोई रजिस्टर ले लो। तो मिनिमम के लिए मैंने x27 लिया, मैं मैक्सिमम के लिए x28 लूंगा, और इन दोनों में एरे इंडेक्सिंग की यानी 0 इंडेक्सिंग पे जो 9 वैल्यू है वो स्टोर करवा दो। तो मैंने यहाँ पर जो किया है वो ये किया है कि यहाँ पर x 0 करने के बाद डायरेक्ट 9 दे दिया। तो यहाँ पर ऐड आई की इंस्ट्रक्शन के बाद जो मैक्सिमम के लिए जो मैंने रजिस्टर लिया है वो x28 लिया है, और इसमें x0 के बाद मैंने यहाँ पर इसको भी एरे की पहली वैल्यू, यानी प्रोसेसर में जो एरे के अंदर, यानी ये जो प्रोसेसर में जो एरे के अंदर जो पहली वैल्यू है वो मैंने दोनों रजिस्टर में अलग अलग असाइन कर दी। एक रजिस्टर को मैंने कंसीडर कर लिया, एक रजिस्टर को मैंने कंसीडर कर लिया कि भाई ये वाला रजिस्टर जो है, मैं कमेंट में यहाँ पे लिख दूं, मैं यहाँ पर कमेंट में लिख दूं इस फॉर मिनिमम वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ पर इसके लिए मैं कमेंट कर दूं कि @ इज फॉर मैक्सिमम वेरिएबल। ये बात समझ में आती है या नहीं, ये बताएं। आगे समझ। क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहां से लेकर यहां तक का कोड भी कर लिया। अब हमें सिर्फ चलाना है लूप, और लूप के अंदर जो है, लूप चलाने के अंदर भी मजीद फर्दर कंडीशन देनी है। असल फड्डा इसका था, इनका था, ये लूप भी सर ने चलाना बता दिया था हमें, लेकिन जो मंडे से लेकर कल सुबह तक के जो टाइम लगा है वो इस चीज में लगा है। अब ये कैसे होगा, देखें जी, यहां तक के वैल्यू लोड हो गई रैंडमली। अब असेंबली लैंग्वेज में ना तो हमें फॉर लूप मिलता है ना वाइल लूप मिलता है। असेंबली लैंग्वेज में जो हमें कॉन्सेप्ट मिलता है वो लेबल्स का मिलता है, सही है। इस लूप का मतलब ये नहीं है कि ये कोई कीवर्ड है, ये आप अपने नाम से भी बना सकती थी। कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको अपने नाम से भी बना सकता था,
सही है। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी देखते हैं, और जैसे कि जो बगैर कॉलन के जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है। सही है, इसको समझिएगा। अब हमें लूप चलाना है। सही है, लूप की कंडीशन क्या थी कि आई जो है वो इनिशियलाइज हो जाए 0 से, और आई के लिए हमने कौन सा रजिस्टर लिया था, x22। ये बात समझ में आती है? जी, जी क्लियर है। ये क्लियर है। अब उसके बाद अगले इंस्ट्रक्शन हमसे क्या कह रहा है कि भाई यहां पर हम दे देते हैं कि पहले ये वाली दो इंस्ट्रक्शन को ले लेते हैं, और यहां पर इसके बाद पेश करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी आसानी के लिए पहले मैं यहाँ पर ये लूप की इंस्ट्रक्शन यहीं पे कॉपी पेस्ट कर दूँ, ये तमाम चीज़ें कॉपी कर लेते हैं और इसको कमेंट के तौर पर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि इन्हीं वेरिएबल को देखते हुए हम बकिया कोड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि ये ऊपर हमने डिफाइन कर चुके हैं, ये सिर्फ कमेंट के तौर पर देखते हुए चलेंगे। अब देखें, मैंने यहाँ पर एक लेबल बना लिया लूप के नाम से, कि अब जब मेरा लूप, जाहिर सी बात है ये वाली चीज़ है, जब ये लूप कंप्लीट हो रहा है तो उसके बाद कंडीशन भी तो चल रही है कि इंक्रीमेंट, अगर इंक्रीमेंट इस कंडीशन से ज़्यादा होगी तो लूप बार बार चले, बार बार चले। सही है, तो लूप नीचे से जब ऊपर के बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन को ले वो मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ पर एक लेबल ले लिया लूप। सही है, ठीक है, ये लेबल इस तरीके से बना लिया, और एक लेबल मैंने यहाँ पर बना लिया एग्जिट के नाम से। ये दो लेबल बना लिए कि अगर एग्जिट से पहली वाली इंस्ट्रक्शन ऐसी हो कि अभी भी लूप चल सकता है तो ये वापस लूप पे चले जाए, नहीं तो बीच में कोई ऐसी कंडीशन आएगी जिसकी वजह से डायरेक्ट हमारा लूप जो है वो ब्रेक होके एग्जिट पे आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो ये दो लेबल ले लिए, यूं समझ लें कि यहां से लेकर यहां तक ये स्टार्टिंग पॉइंट जिसको मैंने लूप से डिफाइन किया हुआ है, और एंडिंग पॉइंट जिसको मैंने एग्जिट से डिफाइन किया हुआ है। ये दो दीवारें मैंने बना दी। अब इसके अंदर सबसे पहला काम क्या हो रहा है, मैंने जो इंस्ट्रक्शन ली थी उन इंस्ट्रक्शन को, ये वाली दो इंस्ट्रक्शन को मैं आपके सामने यहां से कॉपी करता हूं, और उसके बाद यहां पर पेस्ट करता हूं। देखें इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि आई जो है वो क्या था, आई जो था वो मेरे पास क्या था, 0 से इनिशियलाइज था। कौन से वेरिएबल में, x22, x22 रजिस्टर में। सही है, आई के अंदर ये क्या था, इसके अंदर क्या स्टोर था भाई, ये कौन बताएगा, x25 क्या था। ये बेस एड्रेस हमारा। ये बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस को ऐड करवा दो 0 के साथ, तो ये मिलकर ये चीज बना देगा, वैल्यू देगा। ये बना देगा कि कौन से इंडेक्स, कौन से एरे पे कौन से इंडेक्स, यानी ये एरे की लोकेशन ले आएगा। यानी मैंने ये कहा, कहने का मकसद ये है कि अगर मैं आई के वेरिएबल, क्योंकि आई जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और एरे भी 0 से ही चलता है। अगर मैं यहाँ पे मेमोरी की बात करूं तो इस टाइम मेरे पास जो मेमोरी है वो कहाँ से चलेगी, 0 से चलेगी, और 0 पे कौन सा वो है एलिमेंट, 9 है। लेकिन मुझे तो सबसे पहले एड्रेस जब मुझे पता होगा तभी तो मैं इस एलिमेंट को फैच करूंगा। तो यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन का जो मतलब है कि भाई आई में बेस एड्रेस ऐड करवा दोगे तो एरे की लोकेशन जो है उसको हमने, वो हमें एरे की लोकेशन मिल जाएगी, और उस एरे की लोकेशन को हमने क्या कर दिया, x10 वेरिएबल में स्टोर कर लिया। फिर वही बात कि x10 क्यों लिया, ये हमारी मर्जी, आप x11 भी ले सकते थे। तो अब इससे क्या हुआ कि इस इंस्ट्रक्शन से क्या हुआ कि x10 के अंदर हमें इसका एड्रेस मिल गया, ये जो 9 स्टोर जो हुआ है इस 9 का 0 इंडेक्स का एड्रेस मिल गया। फिर हमने क्या किया कि 0 इंडेक्स पे, अब इसका मतलब क्या था कि ये आई की वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि हम लोग यहाँ पर x22 नहीं दे सकते, इट विल गिव द एरर। अगर ऐसा होता तो ये बहुत अच्छी बात थी,
तो हम यहाँ पर जो 0 वैल्यू दे रहे हैं वो बेसिकली आई की, जो हमारे पास आई, जो यहाँ पर जो पहली आइटरेशन की बात करें तो आई 0 के बराबर था ना, इस मीन्स आई ये इनिशियल जो वैल्यू है, ले रहे हैं। जी इनिशियल वैल्यू, वेरी गुड, इनिशियल वैल्यू किसकी, इसका मतलब है x25, x25 की इनिशियल वैल्यू, सही है, x25 की इनिशियल वैल्यू किस में आ रही है, जो पूरा एड्रेस है वो ये आ रहा है, इसके 0 इंडेक्सिंग पे जो भी वैल्यू है वो किस में उठ के आ जाए, वो x9 में उठ के आ जाए। इसका मतलब ये है कि बेसिकली जब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ ना, तो मेमोरी के अंदर जो 0 इंडेक्सिंग पे जो 9 वैल्यू है वो लोड होके कौन से एलिमेंट में स्टोर हो जाए, कौन से रजिस्टर में स्टोर हो जाए, x9। तो ये एरे की पहली वैल्यू रिट्रीव होके आ रही है। हमने इससे पहले तमाम एलिमेंट जो है वो एरे में स्टोर कर दिए थे, अब हमें बारी बारी हर एलिमेंट को इसमें से, इस मेमोरी में से फैच करना है। तो फैच करने के लिए हमने कौन सी कमांड लिखी, लोड बाइट। मैंने अभी डिफरेंस बताया था आपको। स्टोर बाइट का क्या मतलब, एरे के अंदर एलिमेंट ऐड करवाने के लिए, और उस एरे के अंदर से एलिमेंट को रिट्रीव करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोड बाइट। इस इंस्ट्रक्शन को दोबारा समझिए, आई का वेरिएबल 0 से स्टार्ट होगा, 0 में बेस एड्रेस ऐड कर देंगे, जो भी हमारे पास एड्रेस, एरे का एड्रेस बनता है वो हमने x10 में स्टोर करवा दिया, सही है। ये मेरे पास क्या हो गया, x10 में मेमोरी एड्रेस है। उसके 0 इंडेक्सिंग पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो x9 पे उठ के आ जाए, और 0 इसमें 0 इंडेक्सिंग पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई थी, 9। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास x9 में कौन सी वैल्यू उठ के आनी चाहिए, 9 उठ के आनी चाहिए। तो ये देखें x9 में कौन सी वैल्यू उठ के आ रही है, 9। यहाँ तक के मुझे बताएं ये बात समझ में आई है या नहीं। जी जनाब, नहीं समझ में आई, देखें बिला झिझक बता दिएगा, 10 दफा रिपीट कर लेंगे, लेकिन बस बात समझ में आ जाए आप लोगों को। क्योंकि आगे जो है ना, ये तो अभी हम लोग सिंगल लूप पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, आगे जाके तो सर हमें मल्टी डायमेंशनल एरे देंगे। तो ये बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए आप लोग। हेलो। जी जी। हाँ, कुछ मेरा नेट प्रॉब्लम था, तो यहाँ से कुछ मिस तो नहीं हो गया मुझसे? नहीं, कुछ मिस नहीं हुआ। ओके, फाइन। ये बात समझ में आ गई, गो अहेड दे दें ताकि फिर आगे बढ़िए। ये जो लास्ट वाली लाइन है, 1 मिनट, LB, ये मुझे नहीं आई समझ, जो सुना उस देखें, आवाज नहीं आ रही थी उस वक्त। जी जी, अब बताएं, पहले आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ, अब क्लियर है। सही है। देखें, हमने लूप चलाना है। लूप जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो एरे को रीड करने के लिए हमने क्या किया, x2 वेरिएबल एज अ आई वेरिएबल हमने यूज किया, जिसमें हमने कहा कि भाई 0 से स्टार्ट होना चाहिए। अब S0 में हमने क्या किया कि बेस एड्रेस को ऐड करवाया, सही है, और ऐड करवाने के बाद जो बेस एड्रेस, जो एरे का जो एड्रेस मिलता है वो हमने x10 में स्टोर करवा लिया। अगर मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो x10 में भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर x10 में हमारे पास ये 256 क्या आ गया, ये एड्रेस आ गया। अब इस 256 के अंदर मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग को, यानी मैं इन दोनों को आपस में ऐड करवाऊंगा तो ये मुझे उस मेमोरी का एड्रेस दे देगा। कौन से मेमोरी का एड्रेस दे देगा भाई, ये वाली मेमोरी का एड्रेस दे देगा, 256। सही है, सही। इसका एड्रेस क्या है, 256। अब इस एड्रेस के 0 इंडेक्सिंग, जो मैंने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है ना, इस एड्रेस के 0 इंडेक्सिंग पे आई की वैल्यू, क्योंकि लूप के बाद इंक्रीमेंट होती जाएगी, तो जब हमने जो यहाँ पे लूप लगाया है तो जो नीचे से दोबारा जब हम ऊपर जाएंगे तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर इसको 1 मिलेगी। तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। लेकिन पहली वैल्यू हमने खुद से डिफाइन करनी है।
0। तो जो भी हमारे पास मेमोरी एड्रेस है उसका 0 इंडेक्सिंग पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो x9 पे आ जाए। तो हमें पता चल रहा है कि भाई इसके 0 इंडेक्सिंग पे 9 वैल्यू है, और वो 9 वैल्यू कहाँ स्टोर करवा रहे हैं, कहाँ लोड करवा रहे हैं, x9 में लोड करवा रहे हैं। तो x9 रजिस्टर में हमारे पास ये 9 वैल्यू उठ के आ रही है। आप यहाँ पर दोबारा देख लें, रीसेट करके दोबारा देख लें, तो x9 में हमारे पास कौन सी वैल्यू उठ के आ रही है? 9। 9। ठीक है, क्लियर है? सही। अच्छा जी, तो ये बात भी अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई। अब क्या रहता है देखते हैं। अब अगली इंस्ट्रक्शन क्या थी कि भाई एक वैल्यू तो उठ के आ जाएगी, एक वैल्यू उठ के आने के बाद मुझे क्या करना है कि मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दे दी। अब इस कंडीशन का क्या मतलब है, इस कंडीशन को समझते हैं। इस कंडीशन का क्या मतलब है ये मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। इस कंडीशन का ये मैंने यहाँ पर लेबल पे जाना है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये देखूं कि भाई x9, अब x9 की वैल्यू, x9 की वैल्यू क्या थी, ये एरे की पहली वैल्यू। दोबारा एल्गोरिथम पे आते हैं। जब लूप की फर्स्ट आइटरेशन चलती है तो आई में क्या वैल्यू होती है? 0। इस एरे के 0 इंडेक्सिंग पे कौन सी वैल्यू थी? 9। क्या 9 वैल्यू जो मैक्सिमम में एरे की पहली वैल्यू जो मैंने स्टोर की हुई है, क्या उससे बड़ी है या छोटी है? अब ये वाली कंडीशन जो है ना, वो मैंने ये बताई हुई है कि जो भी मेरे पास एरे की वैल्यू उठ के आई है, क्या वो बड़ी है? मैंने यहाँ पे लिख दिया BGE का मतलब है ब्रांच इज ग्रेटर देन। क्या वो बड़ी होनी चाहिए? तो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन। क्या वो बड़ी होनी चाहिए? हाँ भाई, क्या अगर वो बड़ी है कौन सी वैल्यू से? मैंने यहाँ पे कहा मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए कौन सा वेरिएबल मुख्तस किया था भाई मैंने? मैक्सिमम वेरिएबल के लिए कौन सा? मैं x28। x28। और इसमें एरे की 0 इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू थी 9 वो ऐड करवा दी। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो मुझे ले जाए काउंट मैक्स पर, और मैंने यहाँ पे एक लेबल बना दिया। सही है? जैसी ये कंडीशन अगर ये वो होगी, ट्रू होगी, तो वो मुझे इस लाइन पे ले जाएगा और रीड करना शुरू कर देगा इस लेबल के बाद वाली इंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए मैंने क्या कह दिया, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो क्या हो, तो भाई अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो मैक्सिमम के बाद मुझे ये वाला कोड चला दे। और इस कोड में मैंने क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। इस कोड में क्या लिखा है कि x28 में उसी वेरिएबल की, उस एरे का जो वो वेरिएबल है वो असाइन हो जाए। इसका मतलब ये है कि मैंने कह दिया कि अगर 0 इंडेक्सिंग की वैल्यू मैक्सिमम के बराबर है, अगर ऐसा है तो वही मैक्सिमम, वही एरे की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम के वेरिएबल में स्टोर हो जाए। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो है ना एल्गोरिथम के बिहाफ पर हमने असेंबली कोड किया है। अब ये वाली कंडीशन अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझे दोबारा बता दें कि मैंने यहाँ पे कहा है। यहाँ तक की तो बात क्लियर थी कि भाई जो भी एरे का पहला एलिमेंट उठ के आया वो मैंने कंपेयर करवाया कि अगर वो एलिमेंट मैक्सिमम के एलिमेंट से, यानी इस एलिमेंट के से ग्रेटर देन है, तो क्या करे कि वो इस इंस्ट्रक्शन पे जंप कर जाए और उसी एरे की वैल्यू मैक्सिमम में ऐड करवा दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो हमें नजर आ रहा है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स होने के बाद हमने दूसरी कंडीशन दे दी। दूसरी कंडीशन कौन सी दी? दूसरी कंडीशन हमने ये दी कि अगर वही वैल्यू जो एरे की लोड होके आई है, वही वैल्यू अगर जो लोड होके आई है वो अगर लेस देन है, एरे की 9 वैल्यू अगर लेस देन है मिनिमम के वेरिएबल की 9 वैल्यू से, तो कहां जंप कर जाए?
काउंट मिनिमम पे जंप कर दिया। काउंट मिनिमम मैंने बना दिया यहाँ पर, काउंट MN के नाम से मैंने ये एक लेबल बना दिया, और वो मुझे इस ब्लॉक पे लाके काउंट मिनिमम मैंने कहाँ बनाया हुआ है, काउंट मिनिमम के बाद मैंने यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन को कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैं चाहता हूं कि अगर ये वाली कंडीशन, अगर वो जो वैल्यू, पहली वैल्यू जो उठ के आई है, अगर वो 9 की वैल्यू से लेस है तो क्या कर दो, वही वाली वैल्यू मिनिमम के वेरिएबल में ऐड करवा दो। लेकिन पहली आइटरेशन हमने देखी थी, हमें तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती नजर आ रही हैं, ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती नजर आ रही हैं। ये कहलाती हैं कंडीशनल ब्रांचेस, जो सर ने हमें BEQ के नाम से भी एक पढ़ाई थी। ब्रांच इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है ब्रांच इज ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है ब्रांच इज लेस देन। अब अगली इंस्ट्रक्शन हमने क्या लिखनी है, अगली इंस्ट्रक्शन, ये कंडीशन हो गई, इफ एल्स का ब्लॉक लिख लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना ये है I++ की इंस्ट्रक्शन देनी है। इन दो इंस्ट्रक्शन को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब था, ये क्या था, X22 क्या था, I वेरिएबल। जब लूप की पहली आइटरेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो लूप वापस इंक्रीमेंट करेगा, और कितने का इंक्रीमेंट करेगा, 1 का इंक्रीमेंट करेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ऐड I कर दो X22 की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट, I++। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक और कंडीशन देखी कि अगर X0 की वैल्यू, ये अनकंडीशनल जंप है, अनकंडीशनली का क्या मतलब कि अगर X0 की वैल्यू 0 है, I++ करने के बाद ये वापस लूप पे घूम जाए, तो ये दोबारा इसके बाद ये ब्रेक नहीं होगा, ये दोबारा कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा, और दोबारा से इस इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पर, अब इस इंस्ट्रक्शन से पहले जाहिर सी बात है जब लूप खत्म होता है, तो जब लूप की सेकेंड आइटरेशन शुरू होती है तो सबसे पहला काम क्या होता है, I++। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं एड X22 यहाँ पे मैंने I++ तो मैंने यहाँ पे कर दिया। I++ के बाद क्या काम करता है, मेरे पास ये पूछता है कि भाई अगर I की वैल्यू, क्या इसकी वैल्यू से लेस है भी या नहीं। तो आप दोबारा अगर यहाँ पे देखो तो मैंने एक X24 वेरिएबल लिया था, रजिस्टर लिया था, उसको कहाँ तक के मुख्तस किया था, 10 तक। तो अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन दूंगा कि जब मेरे पास इंक्रीमेंट होने के बाद जब दोबारा लूप पे जाए तो सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक करे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी तो वो लूप के अंदर जाएगा, वरना तो वो एग्जिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वो कहता हूँ कि अगर ये कंडीशन, और जब जाहिर सी बात है ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इस पूरे ब्लॉक को एग्जिट करके इस लूप से बाहर आ जाता है, ऐसे ही होता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दे दी BEQ, सही है, जैसे यहाँ पे दी कि भाई लूप से पहले BEQ के बाद लिखा कि भाई अगर X22 की वैल्यू बराबर हो जाए X24 की वैल्यू से तो आप डायरेक्ट एग्जिट हो जाओ। कहाँ पे, अगर यही वाली कंडीशन I की वैल्यू अगर 10 की वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है लूप तो नहीं चलेगा, क्योंकि लेस देन 10 चलना चाहिए। एरे 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक के जाता है, 9 तक के जाता है। तो सबसे पहले जब ये वापस लूप पे आएगा तो इस इंस्ट्रक्शन को देखेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट एग्जिट पे चले आएगा और आपका कोड बंद कर देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या हो जाएगा, ये दोबारा लूप घूम जाएगा और फिर तमाम एलिमेंट्स को रीड करता रहेगा। अब अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले अपने प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें 28 में मुझे 10 वैल्यू मिल रही है जो कि मैक्सिमम था, और 3 में मुझे क्या मिल रही है, 3 वैल्यू मिल रही है।
लेकिन हम डायरेक्ट नहीं चलाएंगे, मैं आपको एटलीस्ट 2 आइटरेशन तो चला के दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे रीसेट कर लेता हूँ। रीसेट करने के बाद सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कुछ स्टेप्स करने के बाद तो सबसे पहले ये वाला काम तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देख लिया था कि भाई मेमोरी में वैल्यूज एलोकेट हो रही हैं। इस टाइम 2 मेमोरी एलोकेट हो गई। मैं मजीद इतने स्टेप आगे चले जाता हूँ कि हमारी मेमोरी एलोकेट करवा लेंगे। तो हमारे पास इस टाइम रजिस्टर में 1 2 3 4 5 6 नंबर इसने एलोकेट करवा दिए। इसका मतलब ये है कि इसने हमारा यहाँ तक का कोड चला दिया। 1 कहाँ तक का, 1 2 3 4 5 6। अभी भी हमारे पास 1 2 3 4 वैल्यू मेमोरी में एलोकेट होना बाकी है। तो मैं यहाँ पर स्टेप करता हूँ 3 4 दफा मैंने कर दिया। तो अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी भी मेरे पास 1 और 2। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और वैल्यू मुझे जो है वो ऐड करवानी है। तो मैंने यहाँ पर ये मेरे पास पहली वैल्यू से ये 10वीं वैल्यू मेरे पास इस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हो गई। ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 5 6 7 8 9। ये बात समझ में आती है यहाँ तक की। अब उसके बाद यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप करेंगे अगले उसके बाद हमारे पास क्या चल रहा है, लूप। लूप में सबसे पहले देख रहा है कि भाई x22 की वैल्यू क्या इक्वल है x24 की वैल्यू से। इस टाइम x22 में क्या है, 0 है, और x24 में क्या है, 10। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं? तो प्रोसेसर में देख लेते हैं। x22 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, और x24 की वैल्यू क्या है, 10। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं? हमने यहाँ पे कंडीशन दी ब्रांच इज इक्वल टू। अगर ये इक्वल हो गई तो ये डायरेक्ट बगैर सबको इग्नोर करे डायरेक्ट यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा, प्रोग्राम को बंद कर देगा। लेकिन क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है तो ये क्या कर देगा, नेक्स्ट स्टेप में स्टेप ओवर। स्टेप ओवर करने के बाद इसने क्या किया कि आई यानी x22 में 100 एड्रेस को ऐड किया। तो एरे का एड्रेस मिल गया इसको। और फिर इसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे क्या हुआ कि इसमें 0 इंडेक्सिंग पे इसने लोड करवा दिया x9 में जो भी 0 इंडेक्सिंग पे वैल्यू थी। तो x9 पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो x9 में हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। अब इसने पहली वैल्यू के साथ खेलना शुरू किया। पहली वैल्यू के साथ अगली इंस्ट्रक्शन क्या है कि यहाँ तक की अगर हम लोग बात करें तो x9 में 9 वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर इस 9 वैल्यू की जो एरे की पहली वैल्यू है उससे इन दोनों कंडीशन को मैच करवा रहे हैं कि क्या ये वाली वैल्यू 28 में जो 9 वैल्यू थी, मैं यहाँ पे भी इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। मैंने यहाँ पर इसको ऐड करवा दी और दोनों पे कमेंट कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो x28 में क्या वैल्यू थी, 9, और लोड होके कौन सी वैल्यू आ रही है, 9। तो क्या ये 9 और 9 वैल्यू आपस में क्या ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से ग्रेटर हैं? मतलब 9 वैल्यू जो है वो 9 से ग्रेटर है? नहीं, हरगिज नहीं। ठीक है, तो ये कहाँ, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये डायरेक्ट इस लेवल पे आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये कंडीशन ट्रू फॉल्स हो गई तो इसने इसको भी रीड किया। क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें क्या हो रहा था, या तो ये अगर ये फॉल्स हो रही थी तो फिर ये इसको भी तो रीड कर रहा था ना। तो इसको रीड करने के लिए हमने क्या कर लिया कि भाई ये वाली कंडीशन दे दी कि ब्रांच इज लेस देन। अगर एरे 0 की वैल्यू 9, जो 9 वैल्यू आ रही है, क्या वो 27 की जो 9 वैल्यू उससे लेस है? नहीं, ये भी लेस नहीं है। तो ये स्टेप ओवर होने के बाद क्या कर देगा कि आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। तो x22 में 0 से क्या हो जाएगी, 1 वैल्यू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर स्टेप ओवर करता हूँ, फिर स्टेप ओवर करता हूँ, और x22 में उसके बाद इसने क्या किया, ये देखिएगा x22 में ये मेरे पास
27 इसने यहाँ पर ऐड करवा दी, और X22 में ये मुझे जो है वो अब इसने जो है वो अब इसने क्या किया है कि स्टोर किया है, 8वीं वैल्यू स्टोर करने जा रहा है। अब ये दोबारा इसमें आ जाएगा, अब ये क्या आ जाएगा दोबारा, क्योंकि हम लोग स्टोर कर चुके हैं, तो अब ये दोबारा मेमोरी में आके इस वैल्यू को देखेगा भाई 1 इंडेक्स में क्या है। तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरे पास जो है वो कंडीशन क्या हुई है, कंडीशन मेरे पास कुछ ऐसी हुई है कि इसने चेक किया कि भाई इन दोनों कंडीशन फॉल्स थी, तो इसने क्या किया कि ऐड किया 1 का इंक्रीमेंट किसमें 22 में, तो 0 से इसने इसको 1 कर देगा, और फिर उसके बाद अनकंडीशनल वापस लूप में चले जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्टेप करता हूँ, तो अब यहाँ पर देखें तो ये इस तरीके से देखें मल्टीपल स्टेटमेंट हम लोग चला रहे हैं। तो ये जो है वो अब ये लेके आ जाएगा हमारे पास X9 में दूसरी वैल्यू को। ये इस तरीके से कंडीशनली लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और फिर फाइनली जब हम लोग अपनी आखिरी पोजीशन पे पहुंचेंगे ना, तो वो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स को लेके आएगा कि जैसे हमने देखा था कि भाई अगर ये कंडीशन है तो X20 मिनिमम कंडीशन में हमने क्या दिया है कि भाई मिनिमम में हमारे पास जो वैल्यू जाए आखिरी पूरा एरे रीड होने के बाद, मिनिमम में जो वैल्यू जाए इस पूरे एरे में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है 3 वो इसमें चले गई, और फिर फाइनली हमारे पास जो X28 था उसमें क्या वैल्यू गई, वो ये वैल्यू चले गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वो पूरी ये असेंबली चलेगी। ये कोड जो है वो 10 टाइम्स पूरा चलेगा, और 10 टाइम्स चलने के बाद जो है ये खुद ही जब इस कंडीशन ये वाली जो कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो फिर ये डायरेक्ट एग्जिट पे आके अपने कोड को बंद कर देगा। तो ये एक था अदद असाइनमेंट जिसकी लॉजिक एक अदद जो मुझसे बनी है वो तो ये बनी है। अब इसमें फाइनली सर को देखना जो है वो ये देखना है कि मेमोरी में जब मैं यहाँ पर इस कोड को चलाता हूँ तो सबसे पहले सर को ये देखना है कि भाई दो रजिस्टर्स जो आपने कंडीशन में मुख्तस किए हैं 28 को मैक्सिमम 27 को मिनिमम, क्या इन दोनों में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या नहीं है, आ रही है भाई दो वैल्यू। और दूसरी चीज जो सर को देखनी है वो इस मेमोरी एड्रेस में पूरा एरे स्टोर हो रहा है या नहीं। तो भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। अब यहाँ तक कि मुझे एक्नॉलेज कर दें कि भाई ये चीज समझ में आई या नहीं। जी बिल्कुल आ गई। ठीक है, जी आ लेकिन गई। एटलीस्ट नहीं भी अगर आई होगी लेकिन एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना कि भाई असेंबली में काम कैसे करना है। हाँ ये है कि क्योंकि ये देखें हमने फर्स्ट टाइम इस पे जाहिर सी वर्क बात है जब आप लोग अभी दोबारा पढ़ने बैठेंगे ना, एक्चुअली दोबारा जब प्रैक्टिस इसको होती है रिव्यू ना। करने बैठेंगे हाँ जी, प्रैक्टिस होती है ना तो फिर तो काम फिर ज्यादा बहुत सी ही। चीजें आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी। बिल्कुल। अब जब एक दफा आप लोग असेंबली कोड लिखना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आप लोगों को इससे भी जो है ना फैमिलियर होते जाएंगे कि भाई सिमुलेटर में काम करना आसान है। यहाँ पे असेंबली चल रही है, यहाँ पे तमाम रजिस्टर की प्रोसेसिंग हो रही है, पाइपलाइनिंग। और देखें एक लूप होता है इनफाइनाइट लूप के, अगर आप लूप की कंडीशन ही गड़बड़ कर दो तो मैं फिर बता रहा हूँ अगर आप लोगों ने कंडीशन कोई टेढ़ी मेढ़ी लिख दी तो ये रिप जो है वो हैंग हो जाएगा। इसीलिए मैं कहूंगा आप लोगों से कि जैसे हमने ये एक अदद कोड लिखा है ना,
इसको आप कंट्रोल ऑल करके कंट्रोल सी करके नोटपैड पे सेव कर लें। सही। क्योंकि अगर किस कोडिंग करते के दौरान अगर आपका कोई इंस्ट्रक्शन गलत दे दी और रेप्स हैंग हो गया तो ये दोबारा रिकवर नहीं होता, आपका कोड ज़ाया हो जाएगा। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा क्योंकि मेरे साथ हुआ है ऐसा। अच्छा अच्छा। ठीक है, और बताएं इसके अलावा कोई दूसरी बात ये है कि मैंने असाइनमेंट जो है वो आप लोगों से शेयर कर लिया है। अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है, अब आप लोगों ने असाइनमेंट में देखें सबकी लॉजिक सेम है, सर ने इसी लॉजिक से बनाया। अब कोई वाइल के लूप से चलाएगा तो उसका पैटर्न डिफरेंट होगा, कोई फॉर से चलाएगा पैटर्न डिफरेंट होगा, लेकिन लॉजिक सबकी सेम है। वाइल में क्या होता है कि इंक्रीमेंट सबसे एंड में होता है। जो ये वाली इंस्ट्रक्शन थी ना, ये वाली जो लूप में हमने सबसे ऊपर लिखी है, वाइल वाले जो हैं वो सबसे नीचे लिख लेंगे, बस ये चेंज होगा। और बाकी रजिस्टर्स आप लोग अपने चेंज कर लीजिएगा। जैसे मैंने मिनिमम और मैक्सिमम के लिए 27-28 लिए ना, आप लोग 25-26 कर लीजिएगा या 23-24 कर लीजिएगा या 30-31 कर लीजिएगा, कोई से भी रजिस्टर, बस आप लोगों ने रजिस्टर चेंज करने हैं। और दूसरी ये इन लेबल्स के नाम आप लोगों ने चेंज कर लेना है। बस असाइनमेंट में ये हो कि डुप्लीकेशन ना आए, जी वरना ये बिल्कुल। असाइनमेंट मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा कि आप इसी पैटर्न को कर लें इसी तरीके से और इम्प्लीमेंट कर लें। सही है, जब आप लोग रजिस्टर के नाम चेंज करेंगे तो बस आप लोगों ने कोड को रन करना है, यहाँ से डायरेक्ट रन कर देना है, और जो भी फाइनली आपके पास वैल्यू आ रही होगी, यकीनन आपके पास 31-32 में आ रही होगी, तो उन रजिस्टर का स्क्रीनशॉट ले लेना है आप और वो पेस्ट कर देना है। बस ये असाइनमेंट है। हाँ सही है, फिर ठीक है, तो ताकि अगर हमारा हम लोग क्वेश्चन पे चले जाएं, जी नहीं, फिर क्वेश्चन सर पे को चले ये हैं तो ना सर हो ने ना। क्या लिखा है, assembly code and snapshot of assembly code executed रिप्स पे इम्प्लीमेंट करना है और सबमिटेड दिस असाइनमेंट वर्ड फाइल एंड टाइप। कोडिंग जो है, कोडिंग का स्नैपशॉट मत ले लिएगा क्योंकि सर अपने पास कॉपी करके पेस्ट करके चेक करेंगे। सही है, तो कोडिंग का स्नैपशॉट नहीं, कोडिंग आपकी हाँ टेक्स्ट सही है। फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक ठीक है, है। और बताएं इसके अलावा कोई ऐसी बात। बस अभी तो फिलहाल ये असाइनमेंट ही था हमारे सर पे। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, वरना खुदा ना खासा फंसेंगे, क्योंकि ये तो अभी इनिशियल स्टार्ट हुआ है। अभी अपकमिंग क्लास में भी सर एक और बम फोड़ने वाले हैं असेंबली हाँ लैंग्वेज का। सर, और देखा था असाइनमेंट मैंने। असाइनमेंट सर ने अभी से ही बता दिए कि मैंने अपलोड कर दिया है। जी, तो ये चीज अच्छा, ठीक है, ये जो भी रिकॉर्डिंग हम। कंफ्यूजन होगी कल देखें। हाँ, ये रिकॉर्डिंग मैं अभी अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को शेयर कर दूंगा, या एक गूगल क्लासरूम बना लेते हैं। ठीक है, सही। उस गूगल क्लासरूम का कोड मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा और वहां पे मैं ये लिंक अपलोड कर दूंगा सारे। यूट्यूब पे मैं बना दूंगा, मेरा पूरा प्रॉपर चैनल बना हुआ है, एक दफा लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा आप लोग। बिल्कुल हम कर देंगे, उसमें कमेंट। मेरे सारे जो है ना यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स वगैरह अपलोड हैं। ओके ठीक ओके। है। ऑनलाइन ठीक है, सेशन से हम लोगों को बड़ा फायदा हुआ है हम कमेंट कर देंगे, है ना अमन।